गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसमें सबसे पहले देखो बेसिक मैंने छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़ाई क्योंकि वहीं से मतलब बता दिया था तुम लोगों को कि वहां पे कुछ चीजें लगेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली, तो इसीलिए सबसे पहले तुमको क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी सारी चीजें कवर्ड हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे यूज हो रहे हैं जो तुमको पहले पढ़ाने चाहिए थे, लेकिन वो पहले पढ़ा था तो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज था, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मैंने पहले प्रिपेयर किया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा। ठीक है, अब कल मैंने तुमको ढंग से पूरी समझा दी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होते क्या है, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन किसको रिप्लेस करेगा, बस उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखवा के समझाना था एक बार। तो मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में पूरा लिख दिया। ठीक है, अब इसको एक बार रीड करके समझ लेते हैं। कल का पढ़ के आए ना सब लोग? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मेटल लिया है, ये जो अभी अगला टॉपिक आएगा वहाँ पे समझानी है। जितनी वैल्यूज मैंने लिखी है ना, जैसे मैंने बोला है तुमको कि सबसे ऊपर लिथियम है, लिथियम की वैल्यू कितनी आ रही है? -3.07 या 08 जो भी आ रही थी। ठीक है, तो लिथियम की जो वैल्यू आ रही है ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो पहले तुमको फिर ये समझाना पड़ेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो ये अभी इसके बाद वही टॉपिक आएंगे। बट अभी तुम याद रखो कि लिथियम की कुछ वैल्यू आ रही है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे बाकी सारे मेटल्स की भी आ रही है, तो ये सारे मेटल्स की वैल्यू किसी से कंपेयर करके लाया हूँ ना मैं, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सारी वैल्यूज लिखी गई। ठीक है, तो एक डायग्राम में बनाता हूँ। देखो यहाँ पे हो सकता है शायद ज्यादा समझ में ना आए, बट ऐसे ठीक है, थोड़ा बहुत याद रखो। ये होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद प्लेटिनम है, वो सब पढ़ लेंगे। ठीक है, बस मैं बोल रहा हूँ इसको सीख। अभी मैंने ढंग से डायग्राम नहीं बनाया है, क्या का सॉल्यूशन ये वो। ठीक है, बट अभी इतना याद रखो कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, उसके कंपेयर में मैं यहाँ सामने कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड रखूँ। ठीक है, यहाँ हो सकता है मैं जो भी सॉल्यूशन है, अब इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सी रॉड है, वो सब अभी देखेंगे, इसके बाद वही टॉपिक है। बट अभी बस इतना याद रख लो कि जितने मेटल अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखे थे ना, समझ गए पीछे, वो यहाँ पे रख सकता हूँ मैंने यहाँ लिथियम की रॉड रखी, उसको कंपेयर किया कि शी के कंपेयर में उसके वैल्यू कितनी आ रही है। मैंने यहाँ सोडियम की रॉड रखी, उसको कंपेयर किया इससे कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। समझ गए? मैंने सिल्वर की रॉड रखी, उससे कंपेयर किया हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन की जो भी डिफ्लेक्शन वैल्यू आ रही होगी वो वायर में, वो मैंने 0 मानी, और उसके कंपेयर में मैं सारे मेटल्स की एक वैल्यू निकाल के रख दी है। ठीक है, ये हो सकता है अभी आए समझ में ना आए, बट एक याद रखो कि जितनी भी SRP की वैल्यूज लिखी गई है ना, वो सारी वैल्यूज हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखी गई है। क्लियर है? अब वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं वो FHE में ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बस यहाँ पे इतना याद रखो। सीरीज देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है मैंने एक सीरीज में, और वो सीरीज किस बेसिस पे अरेंज की है? उनके रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज की है। वो रिडक्शन पोटेंशियल मैंने कैसे लिखे हैं? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखे हैं। बस अभी इतना काम है। ठीक है, चलो। A series is formed when elements are arranged according to the standard electrode potential, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वो बाद में रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मानता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से लिखा है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे ना इसने, कोई भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, लेकिन ये स्टैंडर्ड वाला बाद में माना जाएगा रिडक्शन वाला। ठीक है, रिडक्शन या उसी को बोलेंगे SR। वो SOP के हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि एक चीज को फिक्स कर दिया कि हाँ तुम इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे, तो सारी बुक्स ने या जो जनरलाइज्ड है वो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से फिक्स कर रखा है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उसके रिडक्शन के बेसिस पे ही वैल्यू लिखी गई सब। तो बाद में जाके तुम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या मानोगे? स्टैंडर्ड पोटेंशियल को ही मानोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? ठीक है, विद रेफरेंस टू FHE के रेस्पेक्ट में सारी SRP की वैल्यूज लिखी गई है। SRP हाइड्रोजन के लिए 0, तो उस 0 के कंपेयर में क्या क्या वैल्यूज आ रही है सबकी वो देखी गई है। तो उधर FHE का इलेक्ट्रोड रखते हैं, इधर नॉर्मल जिन जिन मेटल्स का निकालना है, सारे मेटल्स की रॉड एक एक बार रख के देखते जाते हैं कि इससे कितना डिफ्लेक्शन, इससे कितना डिफ्लेक्शन, इससे कितना डिफ्लेक्शन। ठीक है, वो भी आएगा, समझ जाओगे। क्लियर है? ठीक है।
पहला पॉइंट आया समझ में सभी को, ठीक है। दूसरा, वी यूज रिडक्शन पोटेंशियल एज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो समझ गया ना, अपन रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं, ठीक है। देखो 3 नाम है यहाँ पे, ये अगली हेडिंग में आएंगे यार अभी, ठीक है, बट इतना याद रखो तुम बस। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसी चीज को मान लेते हैं अपन स्टैंडर्ड रिडक्शन के ही, मतलब वो देखते हैं अपन कि रिड्यूस हो रहा है तो कितना आता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और नॉर्मली जो लिखते हैं ना वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये 3-4 वर्ड्स मिलेंगे बार बार। देखो किसी भी रॉड का पोटेंशियल यहाँ पे रिड्यूस होने का या ऑक्सीडाइज होने का, पोटेंशियल मतलब पावर, इतना समझते हो, या फिर गैप, ठीक है। तो कोई भी रॉड का गैप या पावर रिड्यूस होने का या ऑक्सीडाइज होने का, वो क्या कहलाएगा, उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, और रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो उसके हिसाब से, लेकिन जो स्टैंडर्ड माना गया है ना वो रिडक्शन को ही लेके करते हैं। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर स्टैंडर्ड वाली चीज मानूं मैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही माना गया है। अभी स्टैंडर्ड वर्ड क्यों लगा है, वो एक फिक्स टेम्परेचर फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पे मानते हैं। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दूं सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे है ना, बाद में देखो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताते जाऊंगा तो फिर इस टॉपिक और उस टॉपिक में फिर फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। वो कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर लेके ही सॉल्व करेगा, तो मानोगे स्टैंडर्ड। अगर कॉन्सेंट्रेशन उसने चेंज किया, 0.5 मोलर कर दिया या 1 से ज्यादा कर दिया, समझ गए, 0.9 पॉइंट कुछ भी चेंज किया कॉन्सेंट्रेशन में, तो फिर उसको मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान रहा हूँ। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर फिक्स कर दिया तो जो वैल्यू आती है उसको मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानता हूँ। स्टैंडर्ड वर्ड इसीलिए लिखा है कि उसने टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर तीनों चीजें फिक्स कर रखी है, तब बोलते हैं स्टैंडर्ड। अगर ये चीजें मैं वेरी करूँ कि मैंने प्रेशर चेंज किया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी चेंज होगा। अब वो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता क्या है, वो टॉपिक अगला है, क्लियर है। बस अभी याद रखो कि तीनों वर्ड्स थोड़े डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन वो हर चीज को एसआरपी लेके ही करेगा। एक और एसआरपी बोल दिया, स्टैंडर्ड मतलब 1 मोलर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है एटमॉस्फेरिक, और प्रेशर फिक्स है 180, ठीक है। ये समझना है कि हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, समझ गए, ठीक है। और ये किसने दिया, आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी कोई ऑर्गेनिक का नहीं है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म है ना इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं ना, सब कौन बनाता है, आईयूपीएसी। इसी केमिस्ट्री में इसको क्या माना जाएगा, ये किससे रिएक्ट करता है, पूरी केमिस्ट्री में, वो फिर कोई सी भी हो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी एक संस्था बोलो, वो सारे रूल्स बनाती है केमिस्ट्री को लेकर। केमिस्ट्री में कोई भी नई रिसर्च होगी तो वो देखेगा कि सही है गलत है, उसको पब्लिश करना नहीं करना, क्लियर है। तो आईयूपीएसी का काम है। तो ये वाली चीज रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड माना है किसने, आईयूपीएसी। तो सारे बुक्स भी रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानती है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव एसआरपी अगर है किसी का, तो मुझे पता है ना, अपन ने याद कर लिया कि पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ से देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे सबसे ऊपर नेगेटिव होता है, सबसे नीचे पॉजिटिव, बीच में 0 होता है हाइड्रोजन, ये चीजें याद है, ठीक है। और उसमें देख लिया था कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। नीचे फ्लोरीन है तो सामने वालों को ऑक्सीडाइज भी करता है, ऊपर लिथियम है, मेटल है तो खुद ऑक्सीडाइज होता है, सामने वालों को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो बोल रहा हूँ नेगेटिव एसआरपी अगर लिखा है, किसी का एसआरपी बहुत मोस्ट नेगेटिव लिखा है, तो क्या वो ऑक्सीडाइज होगा, हाँ। अगर एसआरपी नेगेटिव लिखा है, मोस्ट नेगेटिव, तो सबसे ऊपर आ रहा होगा, तो सबसे ऊपर तो मेटल है ना, लिथियम, बस तुम दिमाग में सबसे ऊपर लिथियम पर ले आएगा, तो खुद ऑक्सीडाइज होता है ना वो, Li+, और खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो सामने वाले को रिड्यूस, तो वही लिखा है कि इट विल नॉट रिड्यूस, इट विल ऑक्सीडाइज। क्योंकि देखो अब ये मैंने 2 लाइन में क्यों लिखा है ऐसा अलग अलग, ये इसीलिए क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन रिडक्शन के बेसिस पे लिखते हैं, तो रिडक्शन वाली लाइन मेरे को पहले लिखनी पड़ेगी कि अगर मैं बोल रहा हूँ किसी का एसआरपी नेगेटिव है तो वो रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। तो उसका रिड्यूस वाला डेफिनेशन पहले लिखा है कि अगर किसी का एसआरपी नेगेटिव है तो इट विल नॉट रिड्यूस, किसी का एसआरपी अगर पॉजिटिव है तो इट विल रिड्यूस,
लेकिन उसका ऑक्सीडाइज वाला अगर मेरे को डेफिनेशन में देना है तो फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि किसी का एसआरपी अगर नेगेटिव है तो इट विल ऑक्सीडाइज, और किसी का एसआरपी अगर पॉजिटिव है तो इट विल रिड्यूस। खुद सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस करता है। एग्जांपल लिख लो, सिंपल सी चीज है। ऊपर वाले में लिख लो लिथियम सबसे बेस्ट, जिससे तुमको याद रहेगा। नीचे वाले में लिख लो फ्लोरीन। जैसे ही मतलब इससे तुमको बहुत अच्छे से याद रह जाएगी। क्लियर है? कोई भी दो वैल्यूज देगा, मैंने बोल दिया -2.5 -1.5, तो इसमें से कौन जल्दी रिड्यूस हो जाएगा? एक बोला मैंने -2.5, एक बोला है मैंने -1.5, तो कौन जल्दी रिड्यूस होगा? -2.5 ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो जो ऊपर आएगा तो ऑक्सीडाइज होता है ना, तो जो नीचे है वो रिड्यूस होगा, तो -1.5 रिड्यूस होगा। समझ गए क्या ये? तो ये दो चीज मतलब पॉइंट्स है थ्योरी के। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद यूजर्स आते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कहाँ होगा, या 3 अलग अलग चीजों में यूज है वो लिखना है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहला यूज की फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि क्या वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जैसे कल अपन ने 2 लिखे थे PQ वाले, कि P में P को रिप्लेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। समझ गए? तो रिएक्शन होना नहीं होना ये भी डिसाइड होगा अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, कि कौन किससे रिएक्ट करेगा, कौन किससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि मैं इसको ये नहीं कर सकता था कि Zn+2 + कॉपर, समझ गया ना, कि जिंक कॉपर को रिड्यूस करेगा और जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा। नीचे आता है जिंक, ऊपर आता है, क्योंकि नीचे 5 ही मेटल थे उसमें एक कॉपर था, तो नीचे कॉपर आता है, ऊपर क्या आता है? जिंक। तो नीचे वाला क्या करता है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस होता है, तो कॉपर रिड्यूस हो गया और जिंक ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये रिएक्शन सही है या नहीं है, ये मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के बता पाऊंगा। बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के मन से तो नहीं बता पाऊंगा ना। या फिर वो इनकी वैल्यूज दे के रखे मुझे एसआरपी की अलग से, कि इनकी एसआरपी इतनी, इसकी एसआरपी इतनी है, तो मैं बता पाऊंगा कि रिएक्शन सही है या नहीं है। जिसकी मोड नेगेटिव होगी उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, है ना। मोड नेगेटिव ऊपर है तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है मेटल, तो जिसकी मोड नेगेटिव होगी ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी लेस नेगेटिव वो रिड्यूस होगा। तो मैं उन वैल्यूज को देख के या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के पता कर सकता हूँ कि वो रिएक्शन सही है या नहीं है। क्लियर है? मैं ये नहीं कर सकता था कि समझ गया ना, ये इसको रिड्यूस कर दो और ज्यादा उल्टा कि Zn+2 से कॉपर +2, वो नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा। कॉपर प्लस Zn+2 से Zn बन गया और ये नहीं होगा ना। यहाँ पे क्या हुआ? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, तो नीचे वाले का ऑक्सीडेशन, सॉरी ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन ऐसे नहीं होगा। सही लिखा है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन फीजिबल नहीं है। और क्यों नहीं है समझ गए? क्योंकि जिंक और कॉपर में से जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, बीच में हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जिंक और नीचे कॉपर है, तो नीचे वाला क्या करता है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पे तो खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये वाली रिएक्शन फीजिबल नहीं है ना, ऊपर वाली सही है। समझ गए? तो रिएक्शन सही है नहीं, ये चेक करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, पहली चीज। सेकंड आएगा कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज या ईएमएफ। अभी आगे टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ोगे वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ठीक है, कैसे निकालेंगे। तो मैंने बस डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया, तो अभी तुम याद रखो कि अगर मेरे को रिएक्शन दी है और रिएक्शन में मेरे को उसने दे रखी है कि इसकी एसआरपी वैल्यू इतनी है, इसकी एसआरपी की या एसओपी की इतनी है, तो मैं उन दोनों वैल्यूज को जोड़ करके एक ओवरऑल रिएक्शन की वैल्यू लिख के आता हूँ। ठीक है, ये E0 सर, E0 ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। देखो बेटा सारे इधर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रेडॉक्स साथ में होती है हमेशा। अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाला रिड्यूस होगा, तभी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होना ही है, तो दो वैल्यूज आएगी, एक रिडक्शन वाली है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन की वैल्यू को जोड़ के जो तुम्हारा पोटेंशियल मिलेगा तुमको, वो तुम्हारा होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल या E0 से। क्लियर? ये अभी इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, थ्योरी भी आएगी, तब ढंग से समझाएंगे, बट यूजेज में आ रहा है इसलिए बताया है। क्लियर? इसका सेकंड यूज का है ईएमएफ निकालने में, कोई भी सेल का, ठीक है, या कोई भी रिएक्शन का। तो कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज या ईएमएफ वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि दोनों को जोड़ दो तो E0 सेल आ जाता है। क्लियर है? ठीक है।
ये चलो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मेथड्स टू इंक्रीज वोल्टेज। उसके लिए पहले तो तुमको वोल्टेज ईएमएफ ये सब समझना होगा, बट अभी इन जनरल याद रखो। देखो ये समझ में आता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है? ऊपर वाली वैल्यू का होता है ना। रिडक्शन किसका होता है? नीचे वाली वैल्यू का। तो जितना ज्यादा इनके बीच में गैप होगा, जितनी ऊपर वाला कोई मेटल होगा और जितना नीचे वाला कोई दूसरा मेटल या नॉन मेटल होगा, उतना ही ज्यादा उसके ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी। गैप देख रहे हैं ना अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। तो जस्ट एक ऊपर एक नीचे वाला मेटल होगा तो इनके बीच में गैप बहुत ही कम होगा, तो वो गैप ही तो ये वैल्यू है। लेकिन जितना दूर होगा उनका गैप उतना ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा गैप ये वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। तो अगर मेरे को चाहिए कि वोल्टेज बहुत ज्यादा है, या फिर बोलो ई नॉट सेल, यही वोल्टेज है, यही ईएमएफ है, यही ई नॉट सेल, क्लियर। तो मेरे को चाहिए कि ज्यादा वोल्टेज आए या ज्यादा ईएमएफ रहे, तो मेरे को ऐसे कोई दो मेटल या ऐसी दो वैल्यूज उठानी पड़ेगी जो बहुत दूर दूर की है। तो उनका गैप ज्यादा आएगा तो वोल्टेज ज्यादा आएगा। तो अगर मेरे को किसी सेल का वोल्टेज बढ़ाना है, ठीक है, तो मेरे पास दो तीन ऑप्शन है कि या तो मैं उसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वाले जो मेटल्स हैं उनको चेंज करके बहुत दूर दूर वाले रख दूं तो मेरा ईएमएफ बढ़ेगा, या फिर वो एक जो सेल है, एक सेल के उससे जो गैप आ रहा है, ऐसी बहुत सारी सेल को लाइन से कनेक्ट कर दूं। समझ गए? जैसे एक सेल का आ रहा होगा 0.2, तो ऐसे 4-5 कर दूंगा तो 0.2 बहुत सारा हो जाएगा ना। तो या तो मैं इनको सीरीज में सॉरी पैरेलल में ऐसे जोड़ दूं लाइन से, तो वोल्टेज जुड़ जाएगा इनका, या फिर बोलूं कि ऐसी सेल लूं जिसमें दोनों का गैप बहुत ज्यादा है, तो वोल्टेज बढ़ेगा। अब ये वोल्टेज तुम लोग अभी जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे कैसे आ रहा है, बट अभी दो पॉइंट्स याद रखो कि वोल्टेज को इंक्रीज कैसे करोगे, बाय यूजिंग दोस मेटल्स व्हिच हैव ग्रेटर डिफरेंस इन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। कि ऐसी दो मेटल्स यूज करो जिनका गैप ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा आएगा, ईएमएफ ज्यादा आएगा, या फिर बाय मेकिंग द पैरेलल सीरीज ऑफ सेल्स टू जनरेट द नेट वोल्टेज, या फिर बहुत सारे सेल को लाइन से पैरेलल में जोड़ दो तो उनका वोल्टेज जुड़ जाएगा। क्लियर है जी? कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? ठीक है, तो ये यूजर्स है। अब देखो यूजर्स तो कहीं से भी आ जाएंगे, अब जरूरी नहीं कि तुम पहले टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें तुमको यूजर्स ऐसा कैसे सब कुछ यही समझ में आ जाए। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये टॉपिक बाद में भी पढ़ाया जा सकता था, अभी भी पढ़ाया जा सकता है। तो कुछ चीजें इसमें मिस हो रही है, ठीक है, वो अपन अभी पढ़ते जाएंगे। इसके बाद से जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो अब इसका तीसरा यूज क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल वाले रिएक्शन, कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको अपनी जगह से हटाएगा नहीं हटाएगा, डिस्प्लेसमेंट वही बोलते हैं। तो मेटल कैन डिस्प्लेस अदर मेटल्स इफ दे लाई अबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कल बताया था जो ऊपर होगा वो नीचे वाले किसी को भी हटा सकता है अपनी रिएक्शन से, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा। तो डिस्प्लेस ही तो कर रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये होता है कि वो अगर तुमको 4 रिएक्शन लिख के दे देता है और पूछता है कि कौन सी रिएक्शन सही है, तो उसमें तुमको पता होना चाहिए जो ऊपर वाला मेटल होगा या फिर जिसका मोर नेगेटिव एसआरपी है वो लेस नेगेटिव वाले को अपनी जगह से हटा सकता है, या फिर ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को अपनी जगह से हटा सकता है। तो वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स। तो ये भी एक उसका यूज हो गया। तो ये जो तीनों है ये उसके पोर्शन के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन अगर मैं मिक्स करूं तो कॉपर सल्फेट और आयरन में मुझे पता है ना नीचे जो 5 मेटल आती है उसमें से एक कॉपर है, आयरन ऊपर ही होगा पक्का क्योंकि नीचे 5 ही मेटल थी। तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो आयरन इस कॉपर को इसकी जगह से हटा सकता है ना, और कॉपर आयरन बैठ सकता है कॉपर, ठीक है। अब ये मैंने एक रिएक्शन ली मैग्नीशियम और जिंक वाली, MgSO4 प्लस जिंक। अब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खोल के देखो कि जिंक का आता है मैग्नीशियम का आता है, ऊपर आ रहा है और जिंक नीचे आ रहा है। तो मैग्नीशियम हटा सकता है ना जिंक को, जिंक मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता कभी। तो ये जिंक इस मैग्नीशियम को हटा के यहाँ बैठ ही नहीं सकता। तो ऐसे वो 3-4 रिएक्शन देगा अलग अलग, तो तुमको पता करना है कौन सी रिएक्शन सही है कौन सी गलत है। तो ये रिएक्शन गलत है, ये रिएक्शन होगी नहीं कभी, समझ गए। ये वाली रिएक्शन नॉट फिजिबल, ये कभी बनेगी ही नहीं ऐसा, ठीक है। और ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, क्लियर है क्यों? और ये समझ में आ गया ना। और इसमें कौन ऊपर है कौन नीचे है? जिंक नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है। इसमें कौन? कॉपर तो नीचे आता है मुझे पता है क्योंकि बीच में हाइड्रोजन आता है, और ऊपर आयरन। तो इसीलिए ये इसको हटा सकता है, ये इसको हटा सकता है, ये इसको नहीं हटा पाएगा। समझ गए ना सभी? चलो ये इसके यूजेस हो गए। अब जो अपन ने वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख के पॉइंट्स लिखे थे बस वही वापस रिपीट कर रखे। एलिमेंट्स अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एसआरपी वैल्यू,
एसआरपी की इंक्रीजिंग वैल्यू के हिसाब से जमा रखी मैंने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव होगा ना, तो वैल्यू तो इंक्रीज होगी ना एसआरपी की, तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीजिंग एसआरपी वैल्यू के हिसाब से जमी है, ठीक है। या फिर बोलो डिक्रीजिंग एसओपी, लेकिन आईयूपीएसी ने स्टैंडर्ड रिडक्शन को लिया है तो अपने एसआरपी से ही देखते हैं, तो इंक्रीजिंग एसआरपी के हिसाब से जमी। ये नहीं बोलोगे कि डिक्रीजिंग एसओपी के हिसाब से जमी है, वो रिडक्शन के हिसाब से जमा है उन्होंने। तो बात दोनों सही है, लेकिन दोनों में से मोर करेक्ट रिडक्शन वाले ही मान लिया। क्लियर है? ठीक है। एसआरपी इज टेकन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। हर एलिमेंट का एसआरपी कहां से आया? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखा कि हाइड्रोजन 0 है तो वो कितना है। क्लियर है? तो एसएचई या इसको 0 वोल्ट माना था हाइड्रोजन का, और सी, ठीक है, पढ़ लिया है। डाउन द सीरीज नीचे आते आते एसआरपी की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही ना, और एसओपी मैंने क्या बोला, सिंबल जस्ट उल्टे कर देना। तो अब क्या हो जाएगा, एसओपी की बात करूं, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो एसओपी की वैल्यू तो कम हो रही है ना ऊपर से, तो एसओपी डिक्रीजेस, एसआरपी इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। ये थ्योरेटिक में पॉइंट आते हैं, पता होना चाहिए, वही चीजें बार बार रिपीट होती है ना। अबव हाइड्रोजन देखो, अब हाइड्रोजन के ऊपर कुछ मेटल है, हाइड्रोजन के नीचे कुछ मेटल है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं उनके एसआरपी की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी है उनके एसआरपी की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो बस वही लिखा है, अबव हाइड्रोजन एसआरपी वैल्यू नेगेटिव, बिलो हाइड्रोजन एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर है? जस्ट एसओपी की पूछे तो उल्टे कर देना, एसओपी इसमें पॉजिटिव, एसओपी नेगेटिव। लेकिन एसओपी से कंफ्यूज मत करना, एसआरपी से सारी चीजें याद रखना। क्वेश्चन एसओपी से पूछे तो आखिरी में सिंबल पलटना, एसआरपी निकाल के सिंबल पलटना, ठीक है। अब मैं ये वही यू वाला, मेटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेटल व्हिच इज प्रेजेंट अबव इट। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा ना, क्योंकि ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो सकता है, जैसे लिथियम Li+ है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले तो कोई कैच करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो रिड्यूस होता है, और लिथियम खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करता है? रिड्यूस, और नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज। ये भी कल लिख लिया था, मेटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेटल व्हिच इज प्रेजेंट अबव इट। समझ गए ना? हाँ, इसको अगर लिखना हो तो एक एम ऊपर लिखा है, एक एम नीचे है, ये इसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज, और ये वाला इसको क्या करता है? रिड्यूस। तो ये कल लिखा भी था, बट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर मेटल्स रिएक्टिविटी डाउन द सीरीज डिक्रीजेस। देखो मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन देके। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देके ही रिएक्ट करते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी है लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है? ऊपर वाले मेटल ना। तो मेटल की रिएक्टिविटी तो नीचे आते आते कम होगी ना। जैसे मान लो मैंने बोला नीचे कॉपर मेटल है, ऊपर लिथियम मेटल है, तो दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन मेटल है? लिथियम होगा। कौन बोला? कॉपर। लिथियम होगा ना, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो मेटल, अगर मैं बोलूं लिथियम और कॉपर में से कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? लिथियम। तो बोल रहा हूँ कि मेटल की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे कम हो रही है। सबसे ऊपर वाला मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि मेटल रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो वही लिखा है कि फॉर मेटल्स रिएक्टिविटी डाउन द सीरीज डिक्रीज। ये सब थ्योरी के पॉइंट्स हैं जो ऐसे कैसे आएंगे, तो तुमको पता होना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेके। रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। कौन कितना ज्यादा रिड्यूस होगा, वो रिड्यूसिंग पावर। देखो किसी का एसआरपी, अगर इधर देखो बेटा, एसआरपी के इनवर्सली में देखो, एसओपी से कंपेयर करोगे कंफ्यूज होगे, पहले एसआरपी से देख लो। एसआरपी अगर किसी का बहुत ही कम, बहुत कम मतलब नेगेटिव ना, समझ गए? या बोलो बहुत ज्यादा तो पॉजिटिव, तो बहुत ही कम मतलब नेगेटिव। ये चीज कम होगी तो ये चीज ज्यादा होगी ना, ठीक है। तो अगर एसआरपी किसी का बहुत कम है मतलब, या फिर बोलो एसआरपी की वैल्यू अगर किसी की बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर के सामने वाले को रिड्यूस करने की पावर उसकी बहुत ज्यादा है, समझ गए? तो वो क्वेश्चन पढ़ के देख लेना कि पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली, तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ये डाउट तो नहीं रहा ना कौन किसको क्या कैसे, ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी और इनवर्सली टू एसओपी। देखो एसआरपी अगर किसी का बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका होता है एसआरपी पॉजिटिव? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर भी तो ज्यादा है,
किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, किसी के भी साथ रख दोगे तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, समझ गए। और ऊपर वाले की रिड्यूसिंग पावर। क्लियर है सभी को? इतने पॉइंट, कुछ और पॉइंट्स भी है वो लिख रहा हूँ, इसके आगे कंटिन्यू करना है। चलो और कुछ पॉइंट्स है वो है। अब देखो, अब जो पॉइंट्स बचे हो मेटल नॉन मेटल वाले हैं, तो वो 2 पॉइंट्स और देख लेते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन का आता है यहाँ पे, और उसके ऊपर कुछ मेटल है, उसके नीचे कुछ मेटल है। तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई मैंने बीकर ले लिया, एक बीकर है जिसमें HCl भरा हुआ है या फिर H2SO4 भरा हुआ है, समझ गए ना। या फिर मैं मार्केट से बॉटल लेके आया एसिड की, H2SO4 की, या फिर HCl की बॉटल लेके आया। उस बॉटल में मैंने घर से उठाया लिथियम का टुकड़ा और डाल दिया, तो हाइड्रोजन गैस उससे लिबरेट होगी कि नहीं होगी? या फिर मैं मतलब कॉपर, तांबे का टुकड़ा उठाया और डाल दिया, उससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी या नहीं होगी? तो देखो, जो भी हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा सकते हैं ना। तो HCl में से हाइड्रोजन को हटा के और वो मेटल जुड़ जाएगा, उसका क्लोराइड बन जाएगा मेटल का, समझ गए। लेकिन जो नीचे वाले मेटल्स है हाइड्रोजन के, वो हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे उस एसिड से। तो नीचे वाले मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करवा सकते, लेकिन ऊपर वाले मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट करवा सकते हैं। तो वही चीज लिखिए कि मेटल्स अबाउट द हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन। तो जो भी ऊपर वाले मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन, समझ गए ना ये चीज यार? इसमें समझाने जैसा कुछ अलग से है भी नहीं। जैसे मान लो H2SO4 है, ठीक है। अब मैंने इसमें सोडियम मेटल डाला, ठीक है, समझ गए ना। सोडियम ऊपर ही आता है, नहीं सोडियम मेटल डाला, ठीक है। सोडियम जब डालूंगा तो NaSO4 वाली Na2SO4 हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन को इससे हटा देगा तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा? हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा और Na2SO4 बन जाएगा, समझ गए क्या हो रहा है? लेकिन अगर मैं कॉपर डालता हूँ तो कॉपर सल्फेट नहीं बनाएगा, क्योंकि कॉपर तो नीचे है, तो वो हाइड्रोजन को अपनी जगह से थोड़ी ना हटा पाएगा। तो बस ये पॉइंट्स आते हैं क्वेश्चन ऐसे, सिंपल है, ठीक है। अब ये तुम रिएक्शन बताओ, कौन सी रिएक्शन सही है, कौन सी गलत है, अपन चेक करेंगे। देखो मैग्नीशियम तो ऊपर ही आता है, तो मैग्नीशियम का सल्फेट बन गया हाइड्रोजन लिबरेट के लिए हमेशा वो ऐसा साइन बनाता है कि रिमूव, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन सही है। सिल्वर तो नीचे आता है, तो सिल्वर इस हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा ना, तो ये रिएक्शन कौन सी? गलत, ये गलत है ना, नहीं होगी। जिंक का ऊपर ही आता है, तो जिंक हाइड्रोजन को हटा पाएगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा, तो ये वाली रिएक्शन सही है। तो राइट रॉन्ग मार्क कर लेना कौन सी रिएक्शन सही है। नहीं मार्क करोगे तो बाद में सोचोगे तीनों क्यों लिखवा दी करना, और तीनों ही सही है। क्लियर? ठीक है। ये फिर मेटल बिलो द कॉपर। अच्छा, ये इसका अपोजिट पॉइंट लिखाने की जरूरत तो नहीं ना मेरे को कि मेटल्स बिलो द हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करवाएंगे, वो क्वेश्चन में आ गया। ये इस क्वेश्चन में कि मेटल्स बिलो द हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करवाएंगे, लेकिन अबव वाले करवाते हैं। क्लियर है? अबव द हाइड्रोजन वाले मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, बिलो वाले नहीं है, वो पॉइंट नहीं लिखा है, बट समझ जाना, ठीक है। अब ऑक्सीजन वाला ये पॉइंट है बेटा, इधर पर मेटल्स बिलो द कॉपर फॉर्म ऑक्साइड। जो भी कॉपर के नीचे मेटल्स आएंगे वो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन उनका ऑक्साइड उतना अच्छा स्टेबल नहीं होता, ठीक है। ये पॉइंट नया याद रखोगे। मेटल्स बिलो द कॉपर, देखो कॉपर के नीचे कौन कौन से मेटल आ रहे हैं, गिने चुने ही है, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे 5 मेटल है, उसमें से सबसे पहला कौन है? कॉपर। तो उसके नीचे कितने? 4 ही तो मेटल है, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ठीक है। तो ये 4 मेटल्स इनके ऑक्साइड नहीं बनाते। तुमने देखा कभी? देखो फॉर एग्जाम्पल लोहा रखा है, तो लोहे पे ऑक्साइड, मतलब लोहे का ऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी है, ऑक्सीजन है, तो वो रिएक्ट करके वहीं के वहीं सड़ने लगता है। लेकिन सोना, चांदी, ये चीजें मैं अगर रख दूं, इनके ऊपर कभी भी कोई लेयर नहीं जमती, ठीक है। नकली हो वो बात अलग है ना, बट असली वाले पे कभी भी देखना, कितना भी वो धूप में रह जाए, जैसे मंदिरों के ऊपर चढ़ाते ना, ठीक है, वो हो गया, तुम कहीं भी रख दो, धूप में रखो, कहीं भी रखो सोने चांदी को, वो खराब नहीं होते, मतलब उनके ऊपर कोई अलग से लेयर नहीं चढ़ती। लेकिन तांबा बहुत टाइम तक रख देंगे तो अलग ही लेयर चढ़ने लग जाती है, या खराब। तो ऐसा कभी सोने के साथ देखा है? प्लेटिनम, चांदी, मरकरी, इनके साथ कभी नहीं होता। तो नॉर्मली भी तुमको याद होना चाहिए कि सोना अगर रखा है तो उसका ऑक्साइड नहीं बनता, रखे रखे, क्लियर है। और बनता भी है तो वो स्टेबल नहीं होता, तो वापस टूट जाएगा,
क्लियर है। सिल्वर का ऑक्साइड ऐसे नहीं बनेगा रखे रखे, तो सोना खराब नहीं होता, चांदी भी खराब नहीं होती, प्लेटिनम तो सोने से भी महंगा आता है, तो अगर खराब होता तो लोग क्यों ही खरीदते हैं, वो सालों साल वैसे ही रहता है इसीलिए खरीद रहे हैं ना। तो प्लेटिनम भी खराब नहीं होता। मरकरी तुम लोगों ने देखा हो तो ठीक है, वरना मरकरी भी एक ऐसा मेटल है जो हमेशा वैसे ही रहेगा जैसा है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं। तो ये 4 मेटल ऐसे हैं कॉपर के नीचे वाले जो कभी भी अपना ऑक्साइड नहीं बनाते हैं तो वो स्टेबल नहीं होता। तो वही लिखा, मेटल्स बिलो द कॉपर फॉर्म ऑक्साइड बट दिस ऑक्साइड आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होता है। कुछ एग्जांपल लिखे हैं ये दो। मरकरी का ऑक्साइड टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो टूट जाएगा, सिल्वर का ऑक्साइड टूट जाएगा। क्लियर है। ऑन हाई टेम्परेचर ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल डिसोसिएट एंड फॉर्म मेटल एंड ऑक्सीजन। मेटल और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, इतनी आसानी से रस्टिंग वाली चीजें भी इन पे काम नहीं करती। लोहा तो रखे रखे जंग खा जाता है, ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती इतनी आसानी। क्लियर है। और अगर बना भी रही है ऑक्साइड तो वो हाई टेम्परेचर पे टूट जाता है, अलग हो जाता है, मेटल अलग ऑक्सीजन अलग। तो पॉइंट आता है तो याद रखोगे कि कॉपर के नीचे के मेटल्स ऑक्साइड जो बनाते हैं वो ऑक्साइड हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है और टूट जाता है। क्लियर है। ठीक है, चलो अब ये दो चीजें जैसे अपन ने बोला ना अभी, मेटल की रिएक्टिविटी और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी। मेटल की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है? कम। सबसे अच्छा मेटल का काम क्या? ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन सबसे जल्दी कौन दे पाएगा? ऊपर वाला। ठीक है ना, वो ही सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सबसे अच्छा मेटल रिएक्ट कौन है? ऊपर वाला। तो मेटल की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे कम होती है। लेकिन नॉन मेटल सबसे कौन सा अच्छा वाला है? सबसे नीचे है ना, फ्लोरीन। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है। तो वही पॉइंट्स बस लिखे हैं। क्लियर। चलो अब देखते हैं। फॉर नॉन मेटल्स डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। नॉन मेटल के लिए ऊपर से नीचे आने पे रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। तो सबसे नीचे फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सबसे बेस्ट वही है। ठीक है। अब ये दो रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन सही है कौन सी गलत है बताना। देखो नॉन मेटल्स कैसे याद रखोगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे ये चार होते हैं ना अपने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तो चारों याद रह जाएंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने बोला ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन सही है क्या? कि आयोडीन पोटेशियम को ऐसे ब्रोमीन को ऐसे हटा रहा है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, मैंने ये जो चीज बोली ना कि ऊपर वाला नीचे वाले को अपनी जगह से हटा सकता है, ये अबाउट द हाइड्रोजन वालों के लिए सही है, या फिर बोलो मेटल्स के लिए सही है। नॉन मेटल्स के लिए ये चीज सही नहीं है। नॉन मेटल्स की तो सबसे ज्यादा अच्छा नॉन मेटल रिएक्टिव तो नीचे वाला है ना। तो मैं ये बोलूंगा क्या कि क्लोरीन को हटा देगा अपनी जगह से? नहीं ना, क्लोरीन किसी को भी हटा सकता है क्योंकि क्लोरीन सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्टिव है। तो नॉन मेटल्स के केस में ये चीज याद रखना कि नीचे वाले ऊपर वाले को हटा सकते हैं, लेकिन मेटल्स के केस में ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा मेटल ऊपर वाले रिएक्टिव है, सबसे अच्छा नॉन मेटल नीचे वाला रिएक्टिव है। ध्यान रखना इस चीज का। नहीं है फ्लोरीन हाइड्रोजन के नीचे वाले तक को हटा सकता है। फ्लोरीन सबसे नीचे आता है, तो वो उसके ऊपर के जो नॉन मेटल्स हैं उनके कंपेयर में सबको हटा सकता है, सारे नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन के ऊपर वाले नॉन मेटल ऊपर आते ही नहीं उसमें। मतलब हाइड्रोजन के नीचे वाले तक को। हाँ, मतलब जहाँ नॉन मेटल्स आ गए, नॉन मेटल ये गिने चुने 4-5 आते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये चारों में अगर बात करो तो फ्लोरीन सबको हटा सकता है इस सीरीज में। ठीक है। और मेटल्स की बात करो तो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को, तो इसको तुम लोग लिख लो ना। इन केस ऑफ नॉन मेटल नहीं। ठीक है, नीचे वाले नॉन मेटल्स ऊपर वाले नॉन मेटल्स को हटा या फिर रिप्लेस कर सकता है ना। ये चीज समझे? तो इस पॉइंट को लिख लेना। लेकिन मेटल के केस में क्या है कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को हटा सकता है। नॉन मेटल के केस में क्या है, नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले नॉन मेटल को हटा सकता है। क्लियर है। अब ये रिएक्शन देखते हैं। आयोडीन और ब्रोमीन को हटा रहा है ना यहाँ से, तो क्या आयोडीन ब्रोमीन को हटा सकता है? गलत है ना।
समझ गए ये चीज? आयोडीन ब्रोमीन को नहीं हटा पाएगा। आयोडीन ब्रोमीन को कैसे हटाएगा बेटा? आयोडीन ज्यादा, समझ गए ये चीज? ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है। ब्रोमीन और आयोडीन में ब्रोमीन हटा सकता है ना आयोडीन को, तो ब्रोमीन इस आयोडीन को से हटा के रिएक्शन कर सकता है, तो ये वाली रिएक्शन बोल सकता है कि पोटेशियम की जगह आयोडीन आ जाएगा, नॉन मेटल की जगह नॉन मेटल आ सकता है, मेटल की जगह मेटल आ सकता है। तो वो मरकरी और फ्लोरीन वाला तो फिर ऐसे नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर दोनों साथ में हैं तो फिर मैं ये पता कर सकता हूँ कि दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। वो एसआरपी के हिसाब से जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज ऊपर वाला, और जो नीचे है वो रिड्यूस होगा, मतलब फ्लोरीन रिड्यूस होगा, मरकरी ऑक्सीडाइज होगा, ये बता सकता हूँ। लेकिन रिप्लेस वाली चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये वाली रिएक्शंस एक बार तुम लोग ट्राई करो। ये इतना क्लियर है? नॉन मेटल के केस में कैसे देख रहे हैं, नीचे वाले ऊपर वाले को हटा सकते हैं, लेकिन मेटल के केस में ऊपर वाले नीचे वाले मेटल को हटा सकते हैं। तुम ये नहीं बोलोगे कभी कि मेटल नॉन मेटल का क्या होगा, सेम वाले चीजें सेम को रिप्लेस करती, मेटल को रिप्लेस कर सकता है, नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे ये नहीं होगा कि पोटेशियम हट के आयोडीन आ गया और आईबीआर बन गया, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगी। नॉन मेटल को हटा सकता है, मेटल को हटा सकता है, लेकिन कौन सा मेटल किस मेटल को और कौन सा नॉन मेटल किस नॉन मेटल को हटाएगा, समझ में आया? ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की बात करूँ तो ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल को हटा सकते हैं, ठीक है, नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटा सकते हैं। तो वही लिखा है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊपर वाला, मतलब जो जितना ज्यादा ऊपर वाला मेटल है उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है, जो जितना नीचे वाला मेटल है उतना ही कम रिएक्टिव है, ठीक है। और इनकी वैल्यूज फिर एसओपी एसआरपी के हिसाब से, ठीक है, कि ऊपर वाला देखो एसओपी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होगी, ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव है तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एसओपी वही होगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव एसओपी उतना ज्यादा मेटल रिएक्टिव, तो वही लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। एसओपी जितना ज्यादा मेटल उतना ज्यादा है, एसआरपी जितना कम या ज्यादा जो भी तुमको बोलना है, क्या बोलोगे, कम बोलो, ठीक है। एसआरपी जितना कम मतलब नेगेटिव ना, तो ये जितना नेगेटिव मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि सबसे ऊपर मेटल ही तो आ रहा है जिसमें नेगेटिव है, समझ गए। और वही लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे, ठीक है, कि जिसका एसओपी जितना ज्यादा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे ऊपर वाला रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, सामने वाले को रिड्यूस खुद ऑक्सीडाइज। क्लियर? अब ये वाली रिएक्शन बताओ, क्या एल्यूमिनियम कॉपर को हटा पाएगा? हाइड्रोजन के नीचे 5 ही मेटल आते हैं जिसमें सबसे पहला है कॉपर, तो कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे आ गया ना, एल्यूमिनियम ऊपर ही है, तो एल्यूमिनियम कॉपर को हटाएगा क्या? ऊपर वाला नीचे वाला नहीं हटा सकता है, तो ये वाली रिएक्शन कैसी है? और जो सिंगल ये ऐसे होंगे वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है जिसमें इसकी रॉड डिप कर रखी है वो एक्वस है, ठीक है। वो अभी रिएक्शन आएगी तो समझ जाओगे, समझ गए? ये कुछ क्वेश्चन कर लें। सोडियम आयरन को हटा पाएगा? रिएक्शन मतलब उसमें देख लेना, ठीक है। सोडियम ऊपर आता है, आयरन नीचे आता है, तो सोडियम आयरन को हटाएगा, तो ये बात सही है। आयरन सोडियम को हटा पाएगा क्या? क्योंकि आयरन नीचे आएगा, सोडियम ऊपर है, आयरन ये याद करना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन गलत होगी। आयरन कॉपर को हटा पाएगा क्या? ऊपर वाला नीचे वाला को हटा देगा, ये बात सही है। कॉपर जिंक को हटा पाएगा क्या? जिंक तो ऊपर आता है ना, तो कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा, ये रिएक्शन समझ गए ना कैसे करोगे? तो ट्रिक्स एक बार याद कर लेना, ऐसे अगर आते हैं तो ये, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम वो एसआरपी की सबकी वैल्यू देके रखता है, एसआरपी की वैल्यू से सीधा पता लग जाता है। जिसकी एसआरपी नेगेटिव वो ऊपर कर देना, जिसकी एसआरपी लेस नेगेटिव या पॉजिटिव वो नीचे कर देना, फिर देख लेंगे कौन किसको हटा पा रहा है। ठीक है, चलो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, इधर वही चीज। नॉन मेटल में देखो 4 है अपने पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन ऑक्सीजन को इनको 2 पार्ट में बांट देना है। 4 थे तो 2 पेयर अलग, बीच में ऑक्सीजन रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद हो जाएगा तुमको। फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन सबको हटा सकता है, फ्लोरीन सिर्फ इन 3 को, ऑक्सीजन इन 2 को, और ब्रोमीन सिर्फ इसको, और ये किसी को नहीं हटा पाएगा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखा है, ठीक है।
ऑर्डर लिख लेना किस चीज का है वो, रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, नीचे वाला नॉन मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके लिखा है कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीचे वाला। सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल ये है और ऊपर वाला कम रिएक्टिव है, रिवर्स में लिखा है। इसका भाई एसआरपी की वैल्यू अगर किसी की बहुत ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव ज्यादा, मतलब तो सबसे नीचे वाले की होती है ना पॉजिटिव, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के, सॉरी नॉन मेटल के। क्लियर है? और एसओपी जब उसका उल्टा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डायरेक्टली होगा ये, क्योंकि देखो एसआरपी जितना ज्यादा मतलब पॉजिटिव नीचे, तो नीचे सबसे फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो समझ में आ रहा है क्यों लिखिए सारी चीजें, ठीक। ये क्लियर है? अब ये चारों रिएक्शन बताओ सही है अगर देखो। फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, फ्लोरीन सामने वाले का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन, इससे क्लोरीन हट गया ना, माइनस से 0 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फ्लोरीन सही बात है ना, ऑक्सीडेशन करवाता है सामने वाले का, रिएक्शन। फ्लोरीन ब्रोमीन, देखो फ्लोरीन किसी का भी ऑक्सीडेशन करवा देगा, तो फ्लोरीन ने ब्रोमीन का भी ऑक्सीडेशन करवा दिया, सही बात है। क्लोरीन ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन करवा पाएगा क्या, क्लोरीन ब्रोमीन का करवा पाएगा, ये रिएक्शन सही। ब्रोमीन 0 हो रहा है, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन क्लोरीन करवा देगा। ब्रोमीन आयोडीन का करवा पाएगा क्या, लेकिन आयोडीन अगर इधर होता तो वो नहीं करवाता है ना। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्योंकि आयोडीन किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं करवा पाएगा। इधर ध्यान दो सारे, इधर बेटा हो गया तुम लोगों से सवाल, इधर दो इसको। चलो सभी इधर, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है ना उसको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुमको पता लग जाए कि मैंने जितने स्टेटमेंट्स लिखवाए, देखो थ्योरी के फॉर्म में आएंगे तो कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के फॉर्म में आए तो वो मैं थोड़े कुछ क्वेश्चंस करवा के तुमको बता देता हूँ कैसे होंगे, ठीक है। सबसे सिंपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज कौन है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते खुद रिड्यूस हो जाए, F2। तो ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सेकंड वाले में बताना है कि क्या रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो देखो जिंक और कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, कॉपर नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है, मुझे बताना जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे, तो जिंक कॉपर को हटा सकता है अपनी जगह से, तो ये रिएक्शन सही है, करेक्ट रिएक्शन है। समझ गया ना, वो ये भी क्वेश्चन पूछता है। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, सभी इधर बातें नहीं करो, लास्ट बेंचेस। अब मेटल एक्स, ठीक है, वर्ड्स पे भी ध्यान देना होता है ना। मेटल क्या है, उसका एसओपी कितना दिया है, -2.4, एंड अनदर मेटल वाई। मैं पहले डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ, उसका एसओपी दिया है 3.8 प्लस का 3.8, ठीक है बेटा। इधर अब तुम इसमें पता है ये मत सोचने बैठना कि यार एसआरपी की वैल्यू में तो ऊपर सिर्फ -3.07 तक था, इसने 3.8 कैसे लिख दिया, या फिर नीचे +3 तक था और ऊपर -3, राउंड फिगर में ये देखा था अपन ने, लेकिन इसमें 3.8 तो गलत हो गया। यहाँ वो दिमाग मत लगाओ, जो क्वेश्चन ने दिया है सॉल्व कर दो, ठीक है। तुमको कोई सारी मेटल्स याद नहीं है पीरियोडिक टेबल की कि सबके तुम एसआरपी एसओपी पता हो, जो गिने चुने टेबल में दिए थे वो अपन ने लिखे हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई करके कुछ भी वो लिखे तो सही मानना, ठीक है। चलो ये मेरे पास डाटा कलेक्टेड है, पूछा है रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। अब मेटल्स दी थी तो मेटल्स के रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊंगा ना, ठीक है। तो मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में एसओपी दिए, मैंने क्या बोला था, हर क्वेश्चन को एसआरपी से करना ताकि जल्दी समझ में आए। अब मैं इनके एसआरपी की वैल्यू लिख लूं, ये क्या हो जाएगी +2.4, ये क्या हो जाएगी -3.8, ठीक है। अब एसआरपी मुझे पता है कि जो नेगेटिव वाला होता है ऊपर आता है और लेफ्ट नेगेटिव नीचे है, पॉजिटिव नीचे, तो इनमें से अगर ऑर्डर में को जमाना हो सीरीज के हिसाब से, तो जो नेगेटिव वाला ऊपर आएगा, पॉजिटिव वाला नीचे आएगा, इतना समझ में आता है। और मेटल्स है ना, तो मेटल्स अपन ने क्या बोला था, मेटल्स की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे कम होती है, तो मोर रिएक्टिव मेटल कौन होगा, वाई, ठीक है। तो वाई मोर रिएक्टिव देन एक्स, ठीक है, मेटल की रिएक्टिविटी। ये तो क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। अगर मान लो वो नॉन मेटल देता ना बेटा, इधर
अगर वो क्वेश्चन में ये लिखता अ नॉन मेटल एक्स हैज एसओपी है, अ नॉन मेटल वाई हैज एसओपी है, तो अगर वो दोनों नॉन मेटल होते हैं तो एसआरपी एसओपी की वैल्यू तो वही है, एसआरपी की वैल्यू यही है। जमाता मैं तब भी उनको वैसे ही, कैसे, वाई ऊपर लिखता, एक्स नीचे लिखता, ये ऑर्डर जमाने का। लेकिन मुझे ये पता है ना, अगर ये नॉन मेटल होते हैं तो नीचे वाला नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऊपर वाला नॉन मेटल कम होता है। तो एक्स ज्यादा रिएक्टिव होता है वाई से, किसके लिए, नॉन मेटल। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी अगर वो पूछता तो ये लिख लेना, इफ नॉन मेटल। ये क्वेश्चन दिया नहीं था बट मान लो कि ये दो क्वेश्चन बना दिए मैंने, क्योंकि तुमको थोड़ी ना पता है एक्स और वाई क्या है, मेटल है नॉन मेटल है। उसने क्वेश्चन में मेटल लिखा तो अपना आंसर क्या है, एक्स मोर देन वाई, मेटल है। तो अगर क्वेश्चन नॉन मेटल से देता तो मतलब इसमें वाई मोर देन एक्स और उसमें क्या हो जाता, एक्स मोर देन वाई। समझ गए, क्योंकि नॉन मेटल नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो नीचे क्या है एक्स, तो एक्स ज्यादा रिएक्टिव है, मेटल है तो ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव। क्लियर? हाँ, कौन सी? मेटल्स की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे कम होती है, मतलब ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला मेटल कम रिएक्टिव। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ती है, मतलब नीचे वाला नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव, ऊपर वाला नॉन मेटल कम रिएक्टिव। इसको अपनी भाषा में लिख लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करवाऊं, यहाँ से थोड़ा अच्छा है, ये तो दोनों तीनों ऐसे है। क्लियर? 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट दिए अपने को एक्स वाई जेड, कौन से नहीं पता, ठीक है, एलिमेंट लिख दिया बस। एंड ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी वैल्यू भी दे दिए इतना। देखो उस एसआरपी की ये जो वैल्यू देता है ना मैग्नीट्यूड में, इससे मैं क्या पता करता हूँ, ऑर्डर ही बताता हूँ ना कि कौन कहाँ होगा। मेरे को वैल्यू से क्या मतलब, मेरे को बस वैल्यू से देख के ये पता करना होता है कि कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे आ रहा है। तो उसने डायरेक्टली दे दिया ना, एक्स ऊपर आता है, वाई फिर ये, मतलब वैल्यू दे रखी है। तो वैल्यू नहीं भी देता तो भी इससे काम हो गया, वैल्यू देता तो ये काम मेरे को खुद को करना पड़ता वैल्यू देख के, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड है, उनके एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, जेड की, तो जेड नीचे आएगा ना, एसआरपी ज्यादा बोला है उसने, है ना। एसआरपी वैल्यू ऑफ जेड इज मोर देन वाई देन जेड, तो ज्यादा किसकी होती है एसआरपी, नीचे। एसआरपी पॉजिटिव मतलब ज्यादा, तो नीचे पॉजिटिव होता है, तो जेड वाई और फिर एक्स, जेड वाई एक्स। ये जो फॉर्म में आया ना, अगर यही तुमने गलत कर दिया होगा कि जेड वाई एक्स, तो वही तुम्हारा क्वेश्चन गया। एसआरपी मोर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब नीचे, तो ये नीचे आएगा फिर ये फिर ये। क्लियर है? ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन में अपने को बताना कौन किसको ऑक्सीडाइज रिड्यूस अच्छे से, ठीक है। ऊपर वाला खुद ऑक्सीडाइज होता है, नीचे वाला खुद रिड्यूस होता है, ये जो समझ में आता है। ऊपर वाला खुद ऑक्सीडाइज, नीचे वाला खुद रिड्यूस। अब कौन किसको ऑक्सीडाइज, कौन मतलब नीचे वाले ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज और ऊपर वाले नीचे वाले को रिड्यूस। ये वाला क्वेश्चन पहला, वाई विल ऑक्सीडाइज जेड, वाई विल ऑक्सीडाइज जेड, सही बात है। नीचे वाले ऊपर वाले को देखो, अपने को जेड होता है, हाँ सर, बट अपने को ये चीज पता है कि नीचे वाले ऊपर वाले को क्या करते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को क्या करते हैं, कितना पता है। अब जो क्वेश्चन में दे रहा है वो करते जाता हूँ। वाई विल ऑक्सीडाइज जेड, वाई और जेड, तो क्या वाई जेड को ऑक्सीडाइज करेगा, नहीं, तो ये पॉइंट तो यहीं पे गलत हो गया, बट वो ठीक है, फिर पढ़ना ही नहीं है। वाई विल रिड्यूस बोथ एक्स एंड जेड, वाई विल रिड्यूस बोथ एक्स एंड जेड तो नहीं होगा, क्योंकि वाई किसको रिड्यूस करता है, नीचे वाले को, है ना। ऊपर वाले को तो ऑक्सीडाइज करेगा ना, ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, नीचे वाले को रिड्यूस करता है। इसने दोनों ही बोल दिया तो ये भी गलत हो गया, बोथ तो है ही नहीं। वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स, वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स, सही बात है, बट नॉट जेड, सही बात है। तो ये वाला पॉइंट मेरा सही जा रहा है। सारे चेक करना, हो सकता है एक से ज्यादा भी कभी करेक्ट चल जाए ना। वाई विल ऑक्सीडाइज, क्यों, वाई विल ऑक्सीडाइज बोथ एक्स एंड जेड, वाई विल ऑक्सीडाइज बोथ को नहीं होगा, ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ये वाला भी गलत हो गया। सही है, समझ में आया सभी को कैसे करना है क्वेश्चन। वैल्यू देगा तो वैल्यू से भी वही लिखना रहता है कि कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे। डायरेक्ट देगा ऐसा ऑर्डर तो उससे भी ये लिखना रहता है, और कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट है।
क्लियर है? अब वो रिएक्टिविटी से पूछे, ऑक्सीडाइज रेडियस से पूछे, बातें नहीं फर्स्ट बेंच इधर पहले भी बैठ के बातें पर। तुम लोगों को देख के कल परसों मैं कॉलेज में सोच रहा था कि कॉलेज में जो क्लास रखते हैं ना एकदम ऐसी लगती है पिन ड्रॉप साइलेंट वाली, सिर्फ टीचर की आवाज आती है। हाँ सब वहाँ ये नहीं होगा कि बातें कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, वैसे तो मतलब ही नहीं होता टीचर को। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिसमें बातें करते रहो, कुछ ऐसे होते हैं एक की भी छू ना निकल जाए, ठीक है, बातें करते हो दिखना नहीं चाहिए, वो अटेंडेंस काट देता है पीछे के 3 दिन आगे के 3 दिन, तो चुपचाप बैठा रहता है। एक हफ्ते की छुट्टी मतलब महीने भर, एक हफ्ता नहीं, क्योंकि जैसे ENT सब्जेक्ट है उसके महीने हफ्ते में 2 ही लेक्चर है, तो महीने के 8 लेक्चर, 6 वो ऐसे ही काट देगा, तो पूरे महीने में इतना हमारा जाना दौड़ भाग करना वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए वो लोग अटेंडेंस की धमकी देके एकदम बिठा देते हैं। चलो ये वाला 3 एलिमेंट दिए x, y और z, उनके वैल्यूज दे रखी है। अब ये वैल्यूज SRP की है कि SOP, अभी कुछ नहीं बोला है। देखो अगर कुछ नहीं बोले ना आखिरी तक क्वेश्चन में, हाँ अगर कुछ नहीं ठीक है, चलो सभी इधर है ना, अगर कुछ नहीं बोला आखिरी तक क्वेश्चन में तो SRP मानना, क्योंकि अपन SRP को स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आखिरी तक क्वेश्चन में वो बता देता है कि SRP SOP तो फिर वही मानना। तो अभी इसने कुछ नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ बोल दिया है कि 3 एलिमेंट है, उनके कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बताओ, तो वो SRP दिया होगा, मानना है, ठीक है। इफ दिस इज SRP वैल्यू बता दिया उसने, रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बताना है, अगर वैल्यू है SRP है तो। वो ये भी पूछ सकता था कि रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बताओ अगर ये वैल्यू SOP है तो। 3 वैल्यू दे रखी है, पूछा क्या है रिड्यूसिंग नेचर। अभी भी यहाँ तक मुझे क्लियर नहीं है कि वैल्यू क्या है, लेकिन आखिरी में उसने लिख दिया है ना, दिस इज SRP वैल्यू ऑफ रेस्पेक्टिवली, मतलब पहली की पहली, दूसरे की दूसरी वैल्यू, तीसरे की तीसरी वैल्यू, क्लियर है। अब SRP की वैल्यू दे रखी है तो मैं ऑर्डर जमा दूं। सबसे ज्यादा नेगेटिव SRP ऊपर होती है ना, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, ये, तो Z, समझ गया ना, -3.2। फिर कौन है X, -1 वैल्यू से मेरे को कोई काम नहीं है, फालतू में लिख रहा हूँ ना। Y कौन है +0.5, मुझे सिर्फ ऑर्डर से काम है। अब इसने क्या बोला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बताओ। रिड्यूसिंग नेचर मतलब जो सामने वालों को रिड्यूस, खुद ऑक्सीडेशन। तो सबसे आसानी से खुद का ऑक्सीडेशन कौन करता है, ऊपर वाला, है ना, वो उसका रिड्यूसिंग नेचर अच्छा है ना, कि वो किसी को भी रिड्यूस कर सकता है खुद ऑक्सीडाइज होके। तो ऑर्डर क्या आएगा, Z, X, Y, समझ गए, Z, X और Y, ये कहेगा रिड्यूसिंग नेचर का। अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का पूछता तो Y, X और Z, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये अपन ने मन से लिखा है ऑक्सीडाइजिंग, पूछा क्वेश्चन में रिड्यूसिंग वाला था, क्लियर है, ये पूछा था क्वेश्चन है ना। सभी को समझ में आ रहा है, इधर ध्यान दे लो बेटा, ये छपाई बाद में कर लेना जितने भी लिख रहे हो, समझ लो पहले। चलो ये वाला क्वेश्चन करें, ये बना किसी का, बन गया। चलो ये जो क्वेश्चन दिया देखो, X प्लस सॉल्ट ऑफ Y और Z, क्वेश्चन इधर ध्यान से सुन लेना सारे। एक कोई मेटल लिया, नॉन मेटल जो भी कुछ होगा, ठीक है, कुछ नहीं बता दो, बस मेरे को पता है कि एक एलिमेंट है X, वो कोई सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, या तो सॉल्ट X का हो सकता है, Y का हो सकता है, या फिर Z का। तो या तो क्वेश्चन ये है कि X प्लस सॉल्ट ऑफ Y, आंसर क्या आ रहा है, सॉल्ट ऑफ X हो गया और Y अलग निकल गया, समझ गए। या फिर अगर क्वेश्चन ये है कि X प्लस सॉल्ट ऑफ Z, तो X ने Z को हटा दिया और सॉल्ट तो X का ही बनेगा। ये जो समझ में आया क्वेश्चन क्या है कि X रिप्लेस कर रहा है, आया समझ। देखो क्वेश्चन ये है X प्लस, मैं बोल रहा हूँ ये PY भी हो सकता है, PZ भी हो सकता है। तो इसने क्या किया, X ने रिप्लेस कर दिया किसको, Y को, तो ये बन गया PX प्लस Y अलग हो जाएगा, या फिर वो बोल रहा है PX प्लस Z, ये क्वेश्चन में दिया। अब उसने इन दो को एक साथ मर्ज करके और करके लिख दिया कि या तो ये हो सकता है सॉल्ट ऑफ Y,
तो भी x उसको रिप्लेस कर पा रहा है, और z होता तो भी x ने रिप्लेस कर दिया, मतलब x ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, तभी वो दोनों को रिप्लेस कर पा रहा है y और z को। लेकिन y और z में कुछ अलग से दिया नहीं कि y z का क्या होगा, क्लियर? बस x का उसने डिनोट किया है कि x दोनों को रिप्लेस कर पा रहा है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, x प्लस सॉल्ट ऑफ y, और x रिप्लेस हो जाएगा y अलग, तो सही बात है क्वेश्चन के हिसाब से। y प्लस सॉल्ट ऑफ z, y ने इसको रिप्लेस कर दिया z को अलग, तो इसके बारे में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ डिटेल दी नहीं है उसने। y और x की तो कोई रिएक्शन दी नहीं है ना, तो ये अभी साइड में रखो इस रिएक्शन को। तुम ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ गलत ही है, ये भी नहीं बोल सकते कि सही है। तीसरा, z प्लस सॉल्ट ऑफ x, z x को यहाँ से नहीं हटा सकता ना, x तो इन दोनों से पावरफुल था तभी उसको रिप्लेस किया, तो z x को कभी हटा ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। ये बात सही है, समझ गया ना? तो मैं बोल रहा हूँ ये बात तो पक्की सही है, ये सही हो भी सकती है, ऑब्लिक गलत नहीं हो सकती, समझ गए? ठीक है, ये बात सही है, रिएक्शन नहीं होगी। ये y प्लस सॉल्ट ऑफ x, तो क्या y x को हटा सकता है क्या? x दोनों को हटा रहा था, समझ गए ये चीज? तो अगर x दोनों को हटाना था तो y इसको नहीं हटा पाएगा, तो ये रिएक्शन तो पक्का गलत है ना, तो अपना आंसर क्या आएगा? ये वाला, क्योंकि इसने पूछा था जो 100% इनकरेक्ट है। ये तुम करेक्ट में भी डाल सकते थे, इनकरेक्ट में भी, क्योंकि डाटा ही गिवन नहीं था उसका। क्लियर है? समझ में आया सभी को? है अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा होगा कि क्या दे दिया है, टफ है, ये तो पढ़ाया नहीं मैंने, ठीक है। और ये चीज अभी नहीं पढ़ाई है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ई नॉट जो लिखते हैं अपन सेल का, ठीक है, वो अभी पढ़ाया नहीं है, तो अभी हटा दो कि ई नॉट कैसे निकाला है, किसका वादा है काम है। तुम बस ये तो पता कर सकते हो ना, ई नॉट मतलब एसआरपी की वैल्यू समझो, ठीक है। ई नॉट का मतलब क्या समझो, एसआरपी की वैल्यू ई नॉट है तुम्हारा, एसआरपी का एसओपी ई नॉट आ रहा है, तो ई नॉट जिसका नेगेटिव आएगा ऊपर रहेगा, ई नॉट जिसका पॉजिटिव आएगा वो नीचे रहेगा। तो जो ऊपर आ रहा है उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब मेरे को पता चल जाएगा, जो नीचे आ रहा है उसका पता लग जाएगा। तो मुझे इससे मतलब नहीं कि किसका क्या हो रहा है, बस क्वेश्चन देख के मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, ठीक है। कुछ रिएक्शन इसने दी है कि ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ए का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, माइनस से 0 में गया ना, इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो ए का ऑक्सीडेशन हुआ, बी का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो अगर ए और बी को मुझे अरेंज करना हो, ए और बी को अरेंज करना हो, तो मैं बोल रहा हूँ ए का ऑक्सीडेशन और बी का रिडक्शन, समझ में आ रहा है ना? इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन ऊपर वाले का होता है ना, और रिडक्शन नीचे वाले का होता है हमेशा, ठीक है। तो ए ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा। पहली वाले उससे मुझे ये कंक्लूजन मिला, पूरे में तुमको यही करना है, ठीक है। सी का क्या, अच्छा रिएक्शन ही नहीं हो रही है, ठीक है, सी बी से रिएक्ट नहीं हो रहा, तो इससे भी कुछ कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है, वो अभी थर्ड प्रोसेस में देखते हैं। डी और इसमें ए का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और डी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ए और डी में अगर मेरे को कंपेयर करना हो, तो ए का क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन, डी का क्या हुआ, तो ऑक्सीडेशन तो हमेशा ऊपर वाले का होता है ना, तो डी का आना चाहिए ऊपर, ए के भी ऊपर, तो ये डी होना चाहिए। समझ में आया ना कैसे लिख रहा हूँ मैं? अब मुझे लिखना है सी को, तो सी का हो कुछ भी, मतलब सी बी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, या फिर बोलो बी जो है वो सी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, बी सी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, तो मुझे ये पता है ना ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करता है, रिड्यूस, नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करता है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन यहाँ पे बी सी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, तो बी सी को ऑक्सीडाइज नहीं, सब ध्यान से समझना है, ठीक है। नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे इससे मुझे क्या कंक्लूजन, रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब ये गलत दिया है, तो बी सी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है। अगर ऑक्सीडाइज हो जाता तो सी ऊपर, तो मैं बोलता कि सी ऊपर आएगा, जो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन नहीं कर पा रहा है तो नीचे आएगा ना, किसके, बी के,
समझ गए सी नीचे क्यों लिखा? क्योंकि देखो बी सी को ऑक्सीडाइज करता, सॉरी सी बी को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन बी सी को रिड्यूस करता है। यहाँ पे क्या बी सी को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा ना। तो बी सी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है तो नीचे लिखूंगा ना, करता तो ऊपर लिखता हूँ। समझ गए कैसे लिखा है? तो ये मेरा ऑर्डर मिल गया। अब इस ऑर्डर में मुझे पता है कि सबसे ऊपर नेगेटिव वैल्यू होगी ई नॉट की। ई नॉट की वैल्यूज अगर मैं मन से लिखना चाहूँ तो इसका जो ई नॉट, सबका ई नॉट ही आएगा ना। इसका ई नॉट नेगेटिव होगा, मोस्ट नेगेटिव, इसका लीस्ट नेगेटिव बोलूं या फिर पॉजिटिव, लीस्ट नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। ये समझ में आता है सभी को? तो उसने ई नॉट की वैल्यू दी है कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ई नॉट अगर मैं बोल रहा हूँ ज्यादा है किसी का, मतलब एरो मार्क कर रखा है मतलब ज्यादा है ना। ई नॉट ज्यादा मतलब पॉजिटिव या फिर लेस नेगेटिव। तो लेस नेगेटिव या पॉजिटिव तो सी का है ना, मतलब ई नॉट सबसे ज्यादा किसका जाएगा? सी का। फिर बी, फिर ए, फिर डी। अगर नेगेटिव में पूछता तो फिर ये ऐसा होता, लेकिन इसने बस ऐसा बोला था कि ई नॉट बताओ। तो ई नॉट सबसे ज्यादा किसका है? सी का, पॉजिटिव। सर फर्स्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें डी का ज्यादा बोल रहा है ना, ई नॉट। डी का तो नेगेटिव में तो कम अच्छा, है वो। पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा तो सी अगर उसने कुछ नहीं दिया और बोला ई नॉट तो मैं ज्यादा ही मानूंगा। तो ज्यादा पॉजिटिव में होता है, तो डी को नेगेटिव सी में जाएगा। होता है। इसलिए आंसर क्या जाएगा? सी। समझ गए सभी? हाँ, ऊपर वाला तो नेगेटिव होगा, नीचे वाला पॉजिटिव होता है। तो मैं बोलूं ज्यादा किसका? पॉजिटिव वाला ज्यादा होता है ना, तो इसीलिए सी वाला ज्यादा, फिर बी, फिर ए और फिर ए। समझ गए सभी? क्वेश्चन क्या मानना है, मतलब कुछ नहीं दिया है तो उसने बोला ई नॉट ज्यादा किसका है, तो ज्यादा का मतलब ही होता है पॉजिटिव। ये अगर स्पेशली मेंशन करके दे रहा है कि नेगेटिव किसका या मोर नेगेटिव किसका तो फिर बात अलग है। कुछ नहीं दिया है तो मैं मान के चलूंगा कि ज्यादा बोल रहा है तो पॉजिटिव, कम बोल रहा है तो नेगेटिव। सभी को क्लियर है इतना? सभी इधर ध्यान देना है ना। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी वैरायटी के आएंगे, ठीक है। तो अभी इसके अलग से कोई क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे नहीं, 2 3 4 कहीं मिल जाएंगे। तो इसके बाद अब अगला जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा हाफ सेल, फुल सेल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। ये चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद गैल्वेनिक या डेनियल सेल, उसका एग्जांपल है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। तो ये अपना ऑर्डर रहेगा पढ़ने का, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन अपन कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का एक बार पढ़ के आना, ठीक है। क्योंकि जब वहां पे मैं बोलूंगा कि कॉपर इसको रिप्लेस कर रहा है नहीं कर रहा है तो वो रीजन यहीं से आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर है कौन नीचे, उसके हिसाब से। क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।